नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आज हम 3 मुख्य शौ के बारे में जानेंगे जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 3 शौ यदि मनुष्य को जीवन में साथ दे दे तो वो मरकर भी जी जाता है, नहीं तो अगर साथ ना दे तो वो जीकर भी मर जाता है। तो हम जानते हैं कि 3 शौ होता क्या क्या है। तो एक शौ का अर्थ होता है संतान, दूसरा शौ का अर्थ होता है समय और तीसरा शौ का अर्थ होता है साथी। ये 3 शौ यदि मनुष्य को साथ दे दे तो वो मरकर भी जी जाता है, नहीं अगर साथ दे तो वो जीकर भी मर जाता है। तो ऐसा ही एक क्रांतिकारी के विषय में हम आज बात करेंगे जिनको ये तीनों चीज़ साथ दिया और वो आज मरकर भी जीवित हैं और हम लोग उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो हाँ मेरे दोस्तों, आज हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। आज हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। हम जानते हैं कि आप लोग महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ आप नहीं जानते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका बचपन का नाम मोहनदास था। इनके बचपन का नाम मोहनदास और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहलाया। हम लोग महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी अपनी प्राथमिक पढ़ाई करने के बाद वकालत पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई इन्होंने लंदन में किया और जब लंदन से वापस 24 वर्ष के उम्र में, लंदन से जब 24 वर्ष के उम्र में वो भारत आए तो इन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय व्यापारी जिनका नाम अब्दुल्ला सेठ था, इन्हें अपनी मुकदमा को सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका ले गए थे मुकदमा लड़ने के लिए। महात्मा गांधी को 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में, इस समय महात्मा गांधी का उम्र 24 वर्ष था जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। 24 साल की उम्र में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ के साथ 1893 ईस्वी में मुकदमा लड़ने के लिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फॉर्म का स्थापना करते हैं और उन्हें काला गोरा की भेदभाव भी झेलना पड़ जाता है दक्षिण अफ्रीका में। फिर भी महात्मा गांधी हार नहीं मानते हैं। महात्मा गांधी से मिलने के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी से मिलने के लिए, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने जाते हैं तो गांधी जी को ये सलाह देते हैं कि आप जब भारत आइएगा तो 1 वर्ष आप विद्यार्थी की जीवन बिताइएगा। 1 वर्ष आप विद्यार्थी की जीवन बिताइएगा। और महात्मा गांधी जब अब सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़कर वापस जब भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, यह 9 जनवरी ही हम लोग भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इन्होंने 1 साल 1915 से लेकर 1915 से 1916 तक विद्यार्थी जीवन बिताए और 1916 में इन्होंने साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम का स्थापना किए। साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम का स्थापना किए 1916 में। चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को बोले थे कि 1 वर्ष आपको विद्यार्थी के जीवन में रहना है। 1916 से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इसी बीच 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम का एक आदमी, राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति जो बिहार के चंपारण जिला के किसान थे, गांधी जी को आमंत्रित करते हैं बिहार के चंपारण जिला में, क्योंकि अंग्रेज बिहार के किसान पर जबरदस्ती नील की खेती थोप रखा था और नील की खेती करवाता था बिहार के किसान से, जो खेत के मिट्टी को बंजर बना देता था। नील एक ऐसा फसल है जो खेत को बंजर बना देता था। इस कारण से किसान को बहुत नुकसान होता था। तो इससे निजात पाने के लिए, इससे लड़ने के लिए राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को आमंत्रित किए कि आप आइए और इस क्रांतिकारी में अंग्रेजों के विरुद्ध मेरा साथ दें। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे और गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन यही था। प्रथम सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन ही था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, प्रथम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी का था, जिसे 3 कट्ठिया आंदोलन के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेज नील की खेती करने के लिए कानून बना रखा था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा किसान को नील की खेती करना ही होगा। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, जिसमें काफ़ी संख्या में भारतीय क्रांतिकारी भारत के लोग अंग्रेज के गोलियों का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण गांधी जी और गांधी जी जैसे अनेक क्रांतिकारी अंग्रेज द्वारा दिए गए कई उपाधि को लौटा देते हैं, जिसमें कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी लौटाते हैं। और इसके बाद गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ खुल के आ जाते हैं और खुल के विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं
1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और यह आंदोलन चौरा चौरी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, चौरा चौरी कांड के कारण इस आंदोलन को गांधी जी 1922 में स्थगित कर देते हैं। ये इसलिए स्थगित कर देते हैं क्योंकि गांधी जी का मूल मंत्र सत्य और अहिंसा था और गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके आंदोलन में किसी प्रकार की हत्या हो। लेकिन चौरा चौरी कांड में 20 से अधिक पुलिस और दरोगा की हत्या हो जाता है, जिस कारण से गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिस पर सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपात की संज्ञा देते हैं। गांधी जी द्वारा यह असहयोग आंदोलन जब वापस लिया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यह किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी 1930 ईस्वी में इससे पहले गांधी जी 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगावी जिला में कर्नाटक के बेलगावी जिला में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं और अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत भी करते हैं कि हिंदी भाषा भारत का राष्ट्रीय भाषा बने। इसके बाद गांधी जी 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी के साथ दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं और लगातार 24 दिनों की यात्रा के बाद 384 किलोमीटर की यात्रा कर गुजरात के दांडी जिला में पहुंचते हैं समुद्र के तट पर, और वहां नमक बनाकर अंग्रेज के नमक कानून को तोड़ देते हैं, नमक कानून के विरोध करते हैं, क्योंकि अंग्रेज नमक पर टैक्स लगा रखा था। और यहीं से शुरू होता है 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन भी असहयोग आंदोलन की तरह ही काफ़ी मजबूत आंदोलन था, जो पूरे भारत में अंग्रेजों का विरोध हो रहा था। लेकिन उस समय के गवर्नर लॉर्ड इरविन गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आंदोलन को आप वापस ले लीजिए, लेकिन गांधी जी अपना 11 मांग रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने, जो लॉर्ड इरविन मानने में असहमति जताते हैं और गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने से इनकार कर देते हैं। तो उसी समय इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो जब लॉर्ड इरविन गांधी जी को आंदोलन रोकने में सफल ना हो पाते हैं, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, सर जॉन मैकडोनाल्ड, जो लॉर्ड इरविन को यह आदेश देते हैं कि आप गांधी जी को इस आंदोलन को रोकने के लिए मना लें। तो इरविन गांधी जी से निवेदन करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं कि आप हमारे साथ संधि कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है।
गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, जिसके तहत लॉर्ड इरविन गांधी जी को मनाने में सफल हो जाता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लेते हैं और वो लंदन जाते हैं। लेकिन वहाँ भी गांधी जी को निराशा हाथ लगता है, वहाँ भी गांधी जी को निराशा हाथ लगता है और किसी भी प्रकार की मदद सर जॉन मैकडोनाल्ड की तरफ से नहीं मिल पाता है। और इसी बीच भगत सिंह को फांसी हो जाता है, जिससे क्रांति और भी आक्रोशित हो जाता है, क्रांति और भी तीव्र हो जाता है। और गांधी जी वापस 1932 में जब भारत आते हैं तो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि एक बार आंदोलन रुक चुका था, दोबारा उस गति से आंदोलन शुरू नहीं हो पाता है और अंततः 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः रुक जाता है और यह एक तरह से असफल आंदोलन कहलाता है। इसके बाद गांधी जी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। इसी आंदोलन में गांधी जी करो और मरो का नारा देते हैं, करो या मरो। मतलब इसका कहना था, गांधी जी का कहना था कि अपने देश के लिए या तो कुछ करो, नहीं तो अपने देश के लिए शहीद हो जाओ। और यह आंदोलन ही भारत को आज़ादी दिलवाने में पूर्णतः सफल रहा और अंततः 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया। लेकिन समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुआ और इसी बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अलग देश बनाने की झगड़ा शुरू हो जाता है, जो मुस्लिम लीग कांग्रेस के हर एक सलाह को मानने से इनकार कर देता है। और परिणाम यह होता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। लेकिन समस्या अभी भी समाप्त नहीं होता है और आगे यह होता है कि पाकिस्तान के उस समय के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमें अपना देश भारत दे दिए, तो हमें अपना देश पाकिस्तान दे दिए, तो पाकिस्तान से जो भू राजस्व कर की प्राप्ति हुई है 20 करोड़ रुपया, वो हमें दे दें, जिससे हमें देश चलाने में मदद मिलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति इसका विरोध करते हैं कि नहीं, भारत से एक भी रुपया मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी अपने जिद पर अड़ जाते हैं और उन्हें 20 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी जी के भक्त थे, उनको पूजते थे, उन्हें इस कारण से उन्हें विद्रोह हो जाता है, उनसे दुखी हो जाते हैं और अंततः 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को मंदिर से निकलते वक्त गांधी जी को नाथूराम गोडसे गोली मार देते हैं और महात्मा गांधी जी का इतिहास यहीं समाप्त हो जाता है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।